नमस्कार। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि यूपी पीसीएस या बाकी सभी एग्जाम के लिए वनडे एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और इस टॉपिक का नाम जो कि यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश बजट। आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का बजट कब पेश किया गया था, ये डेट याद रखना इम्पोर्टेंट है। ये डायरेक्ट भी पूछ लेता है और स्टेटमेंट वाइज जब क्वेश्चन बनाता है तो उसमें भी पूछ लेता है। तो 20 फरवरी 2024 को ये बजट पेश किया गया था। उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो सुरेश खन्ना। तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा 20 फरवरी 2024 को यह बजट पेश किया गया था। बजट का आकार कितना है? तो बजट का आकार है 8,08,736.06 करोड़। इसको एकदम अच्छे से याद रखना, ये डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में। वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है और इसके नंबर में चेंज करके पीसीएस के एग्जाम में, आयोग के एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसको डायरेक्ट हम याद रखते हैं, कितना है 8। तो ऐसे नंबर टाइप से याद रख सकते हैं, 80, 87, 36 ऐसे याद रख सकते हैं। लास्ट में 6 है तो 0.06 है लास्ट में। तो 80, 87, 36 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है। और पिछले वर्ष की तुलना से कितना अधिक है, ये भी पूछ सकता है। कितना अधिक है? 9.8% अधिक है। तो ये ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश का बजट 20 फरवरी 2024 को फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने पेश किया। बजट का आकार 8,08,736 करोड़ था और ये पिछले वर्ष की तुलना में 9.8% अधिक था। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कितना अधिक था ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 9.8% और ये अब तक का सबसे ज्यादा बजट है। और जनरली होता भी है कि मतलब अगले वित्त वर्ष में पेश करेंगे तो इससे भी ज्यादा रहेगा। तो ये कॉमन सी बात है। पूंजीगत व्यय कितना है? तो ये 20.2% है। और राजकोषीय घाटा की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और राजकोषीय घाटा कितना है? तो 2.97% है। इसे नहीं भूलना है, राजकोषीय घाटा 2.97%। तो यहाँ से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? ये राजकोषीय घाटा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2.97%। और ये फाइनेंशियल ईयर से कितना, मतलब प्रीवियस ईयर से कितना अधिक है ये बजट? तो 9.8 अधिक है। अब देखेंगे बजट का आवंटन क्षेत्रवार, मतलब किस क्षेत्र के लिए, पार्टिकुलर किस क्षेत्र के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है, ये चीज देखेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जैसे बुनियादी ढांचा दिया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और शहरी अर्बन डेवलपमेंट की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इसी के लिए दिया गया है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप रहेगा तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक सही हो जाएंगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे ज्यादा दिया गया है 22%। और उसके बाद ये अच्छी चीज है कि शिक्षा के लिए इस बार ज्यादा बजट पेश किया गया है, 13%, कुल बजट का 13%। कृषि एवं उससे संबंध सेवाओं के लिए 11% का बजट जो है दिया गया है। चिकित्सा व स्वास्थ्य के लिए 6%, संसाधन एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए 4% दिया गया है। ये हमें याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसका सीक्वेंस भी, जैसे ये चारों ऑप्शन में दे के फिर इसे सेट करने के लिए पूछ देगा कि किस में, मतलब सीक्वेंस वाइज सेट करिए कि किस में ज़्यादा बजट है, क्रमशः उसको लगाइए। तो ये ज़्यादा याद रहना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन डेवलपमेंट के लिए 22%, शिक्षा के लिए 13%। नीचे हमने लिख भी दिया, इसीलिए ये चीज़ ऐसे पूछ सकता है इसको ऑर्डर में सेट करने के लिए। तो शहरी विकास व बुनियादी ढांचा के लिए 22%, शिक्षा के लिए 13%, स्वास्थ्य और उससे संबंधित मतलब योजनाओं के लिए 6%, संसाधन, अन्य संसाधन और सामाजिक सुरक्षा के लिए 4%। तो ये चीज याद रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे जो है बुनियादी ढांचा व शहरी विकास में ये 2-3 योजनाएं हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। योजनाएं ऐसे बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ योजनाएं जो कि याद रखनी है। और ये बजट का पहला पार्ट है, अभी 2 पार्ट और लेके आऊँगा। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए। हरित, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हरित सड़क अवसंरचना, इसके लिए 800 करोड़ रुपए। शहरी बाढ़ एवं वर्षा जल निकासी 1000। हरित सड़क अवसंरचना 800 करोड़ रुपए। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि एक ऐसी सड़क का मतलब डेवलपमेंट करना जहाँ पे जो नॉइज पॉल्यूशन फ्री हो, इस टाइप से, जहाँ ग्रीनरी का मतलब डेवलपमेंट रहे, तो इस टाइप की सड़क को डेवलप करना, जिससे आसपास का जो है एनवायरनमेंट सही रखा जा सके।
उत्तर प्रदेश में मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये नहीं भूलना है। उत्तर प्रदेश में ये डायरेक्ट पूछ लेता है, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय तो इस समय मतलब 93,514 है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 93,514 है और बेस ईयर माना गया है 2017 से तुलना किया गया है इसका। तो 2017 में 52,000 समथिंग था। इसे नहीं याद रखना है, सिर्फ एक कंपेरिजन के लिए है। ये याद रखना है, एग्जैक्ट याद रखना है। 93,514 93,514 रुपये उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय इस समय है। अब देखेंगे योगदान की, मैंने यहाँ पे सब चीज़ें इंपॉर्टेंट ही ली हैं, तो सबको ध्यान से देखिए क्योंकि ये वही चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि एग्जाम में आ सकती हैं। योगदान की दृष्टि से बात करेंगे उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र का कितना योगदान है। तो इस समय पता भी है कि जो है तृतीयक सेक्टर है, जो तीसरा क्षेत्र होता है, उसका हमेशा से मतलब इस समय योगदान बढ़ गया है। तो सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है, विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 30% दूसरे नंबर पे है और कृषि जो है थर्ड। लेकिन आज भी कृषि जो कि ये मतलब रीढ़ कही जाती है इकोनॉमिक, मतलब यूपी के या भारत का मतलब रीढ़ बोला जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो आज भी कृषि जो है यूपी में सर्वाधिक रोजगार देने के मामले में टॉप पे है। सेवा क्षेत्र का योगदान अलग है, मतलब वो सबसे टॉप पे भले है, लेकिन रोजगार की दृष्टि से, क्योंकि कृषि में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो रूप से लोग काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे ये चीजें ज्यादा मतलब उसे कि रोजगार जो है यही प्रदान करता है, कृषि ज्यादा करता है। बजट की कुछ इंपॉर्टेंट घोषणाएं हैं, उसको देख लेते हैं। एक एसबीआई रिपोर्ट आई है, एसबीआई रिपोर्ट ने क्या बोला है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ऐसे एक बार देख लेंगे तो सही रहेगा। इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने में यूपी का जो रोल है वो इम्पोर्टेंट है। एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार ये बात कही गई है। ये पूछ सकता है, इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं, थोड़ा ये इम्पोर्टेंट है। इसमें यूपी को जो है लैंड ऑफ मिडनाइट सन बताया गया है। गिग वर्कर्स के लिए, जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज इसमें दी गई है, जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड में उनको पंजीकृत किया गया है। ये याद रखना है कि मतलब गिग वर्कर्स को ये पूछ सकता है कि हाल ही में यूपी बजट जो पेश हुआ है उसमें गिग वर्कर्स को किसके अंतर्गत शामिल किया गया है, तो जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड में पंजीकृत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक क्या है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, सरदार पटेल। अच्छा ये बताइए सरदार पटेल जी के बारे में कुछ बताइए आप लोग। सरदार पटेल जो कि 31 अक्टूबर को इनके जन्म दिवस पे कौन सा वो मनाया जाता है डे, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। और हाल ही में स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे बनी है वो भी बताइएगा, 182 मीटर की। सरदार पटेल जनपदीय आर्थिक क्षेत्र, ये पीपीपी मॉडल पे विकसित किया जा रहा है। तो हर जिले में 100 एकड़ में, ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि सरदार पटेल जनपदीय आर्थिक क्षेत्र यहाँ दे देगा कि 45 जिले में, यहाँ दे देगा 43 जिले में, लेकिन नहीं, ये हर जिले में विकसित किया जाएगा 100 एकड़ में। तो और ये भी दे सकता है 100 एकड़ की जगह पे 90 एकड़ ऐसे कर सकता है। तो याद रखना है सरदार पटेल जनपदीय आर्थिक क्षेत्र, ये पी मॉडल पे, ट्रिपल पी मॉडल पे विकसित है। हर जिले में 100 एकड़ में ये खोला जाएगा। संत कबीर के नाम पे 10 ग्रामोद्योग की स्थापना की जाएगी। तो संत कबीर के नाम पे क्या किया जा रहा है, ग्रामोद्योग। और संत रविदास जी के नाम पे ये चर्मोद्योग की स्थापना की जाएगी। तो संत रविदास जी के नाम पे चर्मोद्योग की स्थापना की जाएगी। माता अहिल्याबाई होलकर, तो माता अहिल्याबाई होलकर की बात करेंगे तो इनके नाम पे श्रमजीवी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाया जा रहा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक दो एग्जाम में पूछ भी लिया। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए कितना बजट है, 400 करोड़। और ये मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी के लिए है। तो नाम से पता चल रहा है कि स्कूटी के लिए इसका बजट याद रखना है कि 400 करोड़ है और मेधावी छात्राओं के लिए। 4 नए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। तो पहले इन एक्सप्रेसवे का नाम याद रख लीजिए, लेकिन इसमें 2 एक्सप्रेसवे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक गंगा एक्सप्रेसवे और ये बुंदेलखंड। क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और पूरे भारत में ये दूसरा है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है गंगा एक्सप्रेसवे। पूरे भारत में जो पहला टॉप पे वो कौन सा है, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे है, वो नंबर 1 पे है। लेकिन दूसरे नंबर पे
पूरे भारत में गंगा एक्सप्रेसवे है, इसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। जाहिर सी बात है कि पूरे भारत में दूसरे नंबर पर है तो यूपी का पहला ही होगा। और 21 जिले से गुजरता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना है। प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र। एक बार फिर से देख लीजिए, प्रयागराज से सटा हुआ है मिर्जापुर, वाराणसी और चंदौली, और ये सोनभद्र, ये सब आसपास के ही जिले हैं। तो इसको एक बार मैप में भी आप देख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। वैसे याद कर सकते हैं, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, ये आसपास के ही जिले हैं। एक बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे की बात करेंगे तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया गया है और ये 461 करोड़ रुपए की परियोजना है। बाकी एक बिंद एक्सप्रेसवे है और एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में बात करेंगे तो नीति आयोग के अनुसार, नीति आयोग ने एक राजकोषीय स्थिति के संबंध में रिपोर्ट जारी की है कि राजकोषीय किस स्टेट की राजकोषीय स्थिति कैसी है। तो इसके बारे में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यूपी अग्रणी राज्य के रूप में उभर के आया है। तो ये फ्रंट एक श्रेणी है, उसमें डिसाइड की गई है, तो उस श्रेणी में यूपी जो है अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। फ्रंट रनर अप श्रेणी के रूप, मतलब इसमें श्रेणी में यूपी अग्रणी राज्य बन के उभरा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अभी एक एग्जाम में पूछा भी था, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के बारे में, समेकित फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ये पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा, ये पूछ लेगा एग्जाम में। तो समेकित फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कितना है? 45.9। आरबीआई के अनुसार देश के सभी राज्यों की स्वयं की कर प्राप्तियां, मतलब सिंपल सा है कि आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट मतलब सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करता है, कर प्राप्त करता है। तो महाराष्ट्र टॉप पे है और यूपी सेकेंड स्थान पे है। यूपी काफी पीछे था लेकिन बीते 5-6 सालों में ये टॉप सेकेंड पे आ गया है और वर्तमान में इसका जो है 11.6% मतलब प्राप्त करता है, जो कि इंडिया के राजस्व से उससे मतलब सॉरी, ये वो ग्रोथ रेट की बात है, वो 9.1 है, 9.8 है इंडिया का, और ये पहले 10.5 था। तो इसको छोड़ दीजिए। अब एक बार इसका हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। जैसे बात करते हैं कि बजट कब पेश हुआ था, तो 20 फरवरी को पेश हुआ था। 20 फरवरी 2024 किसने पेश किया था? तो फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने इसको पेश किया था। ये चीज याद रखना है। बजट कितना था? तो 8,08,736.06, यहाँ पे पॉइंट रहेगा, 06 करोड़ बजट था, जो कि प्रीवियस ईयर से कितना था? 9.8% अधिक था। ये चीजें एकदम एग्जैक्ट याद, अभी हम लोग समेकित वो फिजिकल इंडेक्स वाला जो पढ़े थे वो कितना था, अभी हम लोग जो यहाँ पे अभी पढ़े हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 45.9, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कितने का था? तो 400 करोड़ रुपए था। उसके बाद हरित सड़क और संरचना विकास, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो ये कितने करोड़ का था हरित सड़क वाला? तो ये 800 करोड़ रुपए का था। और अभी हम लोगों ने देखा है कि सबसे टॉप पे मतलब जो है कर कौन कर इकट्ठा कर रहा है, तो महाराष्ट्र सेकेंड नंबर पे, यूपी कर रहा है 11.6 कर रहा है ये, और उसके बाद पिछले जो पहले जो था 10.5 था। तो ये सब चीजें जो है हमें याद रखनी है, ध्यान से इन सब चीजों को एकदम बारीकी से पढ़ना है। अब राजकोषीय ये चीज एक बार फिर से इन सब चीजों को आप रिवीजन कर लीजिए, मैं थोड़ा एक फास्ट मोड में रिवीजन करा देता हूँ। देखिए 20 फरवरी को बजट पेश किया गया फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना के द्वारा, 8,08,736 करोड़, 9.8% अधिक था। ये पूंजीगत व्यय 20.2% है, ये नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा, राजकोषीय घाटा 2.97% है। अब ये बजट का आवंटन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बजट का आवंटन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस चीज के लिए कितना बजट दिया गया है। तो ये शहरी विकास व बुनियादी ढांचा, मतलब इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन डेवलपमेंट के लिए 22% सर्वाधिक है ये, शिक्षा के लिए 13%, स्वास्थ्य के लिए 6% और अन्य संसाधन के लिए 4%। ये भी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको नहीं भूलना है। 93,514 ये, और यहाँ पे परसेंटेज नहीं भी याद रहेगा तो ठीक है। सेवा क्षेत्र में टॉप पे है, विनिर्माण क्षेत्र
ये सेकंड पे है और ये कृषि जो है थर्ड पे है। ऐसे भी हम पढ़ते हैं कि जैसे योगदान की दृष्टि से जो है हमेशा तृतीयक जो सेक्टर है, तृतीयक क्षेत्र है, वो टॉप पे रहता है और सेकंड जो है मतलब सेकेंडरी वाला जो है वो सेकंड पे रहता है और फर्स्ट वाला जो है वो थर्ड पे आ गया है। लेकिन आज भी रोजगार की दृष्टि से कृषि ही सर्वाधिक है, ये बात याद रखनी है। ये क्वेश्चन पलट के पूछ सकता है। अगर ये सर्वाधिक रोजगार पूछेगा, आप इसको लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। उसके बाद की वर्कर्स को किसमें शामिल किया गया है, तो जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड में पंजीकृत किया गया है। सरदार पटेल वाला, ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि इनकी प्रतिमा कहाँ बनी है। स्टेचू ऑफ यूनिटी की लंबाई तो मैंने बता दी है, प्रतिमा कहाँ पे बनी है और कौन सा डे मनाया जाता है। और एक दो चीज इनके बारे में कमेंट कर सकते हैं, आपको पता है तो। संत कबीर के नाम पे, तो कबीर जी के नाम यहाँ से ये मैच कराने के लिए दे सकता है। जैसे संत कबीर का नाम दे दिया, यहाँ दे दिया चर्मो उद्योग, फिर ग्रामो उद्योग दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कबीर जी के नाम पे ग्रामो उद्योग की स्थापना, 10 ग्रामो उद्योग, और रविदास जी के नाम पे 2 चर्मो उद्योग की स्थापना। स्कूटी का बता ही दिए हैं 400 करोड़। एक्सप्रेसवे वाला, ये 2 एक्सप्रेसवे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करिएगा और इसको याद कर लीजिएगा प्लीज। ये वाली चीज जो है कि गंगा एक्सप्रेसवे 594, मतलब 600 किलोमीटर में 6 किलोमीटर ही कम है। तो 594 किलोमीटर की लंबाई है। यूपी का फर्स्ट है, इंडिया में सेकंड है। प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, ये जिले आपको याद रहने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और यूपी जो है फ्रंट रनर अप की श्रेणी में अग्रणी राज्य बन के आया है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। ये पहला पार्ट था, अभी 2 पार्ट और लाएंगे। तो मान के चलिए कि 40-45 मिनट में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी इसमें लास्ट वाले वीडियो में कराएंगे, तो 3 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। और जो भी मतलब इसमें कमी हो या पढ़ाने का तरीका जो भी मतलब आपको कमी लगे, प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर सजेस्ट करिएगा।